मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास 21 से 28 जुलाई तक का, जिसमें हमने इसके पहले की वीडियो में और बताया है। तो आगे का प्रश्न जो दिया गया है इसमें है कि भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। राकेश पाल, शीलवर्धन सिंह, रश्मि शुक्ला, प्रवीण सूद। तो देखिए, सबसे पहले जो राकेश पाल है, राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो जनवरी 1989 से भारतीय तटरक्षक बल के साथ हैं। उन्हें तटरक्षक पदक और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक की जो स्थापना हुई है, शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई। अर्थात इसका उद्देश्य मुख्य क्या है कि भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मुख्यालय, भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अर्थात जो भारतीय तटरक्षक है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सशस्त्र बलों के जो प्रमुख निदेशक हैं उसके जैसे बीएसएफ के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं सुजय लाल थाओसेन, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह, एसएसबी के महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला, एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति, आईबी के तपन कुमार और आरएडब्ल्यू के महानिदेशक हैं रवि सिन्हा। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो आपका प्रश्न ए नंबर सही है, राकेश पाल। अर्थात विकल्प नंबर ए दिया गया है राकेश पाल। तो राकेश पाल ही भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। सशस्त्र बलों के कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। जैसे एनआईए के महानिदेशक और भी हैं, दिनकर गुप्ता जी हैं, सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद हैं, असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं, एनसीबी के प्रमुख अध्यक्ष सत्यनारायण प्रधान हैं, एनडीआरएफ के प्रमुख महानिदेशक अतुल करवाल हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का पहला उत्तर ए नंबर राकेश पाल है। अर्थात शीलवर्धन आपके जो हैं इसमें बताया गया कि प्रवीण सूद आपके सीबीआई के महानिदेशक हैं। आगे शीलवर्धन, तो शीलवर्धन सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। रश्मि शुक्ला, तो रश्मि शुक्ला एसएसबी के महानिदेशक हैं। इस प्रकार आगे प्रश्न नंबर 2 आपका है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो देखिए, आपका जो राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो देखिए, यहाँ पे गुजरात के बारे में हम बात करते हैं कि गुजरात ही जो है 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। अर्थात आपके प्रश्न का नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जो 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का मेजबानी करेगा। ये पहली बार होगा कि गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा। फिल्म फेयर पुरस्कार कुछ हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार में यह पुरस्कार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अर्थात बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कुमार जी हैं। आगे आपके और भी 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पाश्चात्य गायक अरिजीत सिंह है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं। इस प्रकार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता
प्रेम चोपड़ा हैं। तो इस प्रकार आपके दूसरे 2024 में जो फिल्म फेयर पुरस्कार 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? गुजरात करेगा। आगे अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर ओम प्रकाश कील द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अनीता भरत शाह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, M.A. हसन, रचना बिष्ट रावत। तो देखिए यहाँ पे आपका डॉक्टर ओम प्रकाश कील द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है, जो कि कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के, अर्थात हिमाचल प्रदेश के CM ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जुलाई 2023 को डॉक्टर ओम प्रकाश कील द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, अर्थात इस प्रकार से और भी 2023 की पुस्तकें हैं। ये पुस्तक क्या है? राग के विशेष समूह का संग्रह, अर्थात रागों का विशेष समूह का संग्रह है। 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कल्स ऑफ डिवोशन, इसको किसने लिखा है? अनीता भरत शाह, अर्थात अनीता भरत शाह की जो पुस्तक है कलर्स ऑफ डिवोशन। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात इसके लेखक कौन है? इसको कौन प्रमाणित किया है, विमोचन किया है? अनुराग बेहर ने किया है। वार एंड वोमेन, M.A. हसन ने। और विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। एज गुड एज माई वर्ड, K.M. चंद्रशेखर। मुंडकोप उपनिषद, द ब्रिज टू इम्पार्टलिटी, अर्थात डॉक्टर करण सिंह। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। और वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पेगी मोहन। तो इस प्रकार 2023 की अन्य पुस्तकें थी और इस प्रश्न का आपके उत्तर हुआ कि डॉक्टर ओम प्रकाश कील द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 है, सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात। तो देखिए आप इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 नए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसमें हैं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, अर्थात जो आपकी सुनीता अग्रवाल हैं ये कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, अर्थात आपका D नंबर यहाँ पे सही होगा कि सुनीता अग्रवाल गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। आगे आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। न्यायमूर्ति सुभाषिष तालपात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से नए जो 4 न्यायाधीशों का क्रम था कि गुजरात से सुनीता अग्रवाल, आलोक आराधे तेलंगाना से, केरल से आशीष जितेंद्र देसाई, उड़ीसा से सुभाषिष तालपात्रा, इस प्रकार न्यायाधीशों का क्रम था। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सुनीता अग्रवाल कहाँ की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी? तो गुजरात का। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित को अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई जाती है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और है उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानकारी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है, एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी, अमित शाह, M. वेंकैया नायडू।
तो देखिए जो आपकी पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण जगदीप धनखड़ के द्वारा नहीं बल्कि एम वेंकैया नायडू के द्वारा, अर्थात ये हमारे भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रणजीत सिंह प्रताप का संस्मरण एज द व्हील टर्न्स जारी किया है। रणजीत प्रताप रायला कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। इस किताब में बिजनेस की दुनिया में रणजीत प्रताप की 50 साल की उल्लेखनीय यात्रा का जिक्र है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा डी नंबर होगा, एम वेंकैया नायडू। आगे यहाँ पे और भी कुछ पुस्तकें हैं। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की है। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक पाल की पुस्तक है। द टाइगर ऑफ ट्रांस मीना मेयर के द्वारा ये संस्मृत की गई है। द कार्बेट पेपर्स किताब अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर की है। तो आपके एज द हिल्स टर्न नामक पुस्तक का अनावरण एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है, अर्थात विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका पुणे के महाराष्ट्र में है, अर्थात यहाँ पे डी होगा, पुणे का जो महाराष्ट्र है। लवासा हिल स्टेशन पुणे महाराष्ट्र के करीब पश्चिमी घाट में सूरम में मुलसी घाटी में स्थित है। इसे 2000 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भारत के पहले निजी पहाड़ी शहर के रूप में बनाया गया था। लवासा के कुछ सबसे बड़े वित्तीय ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, L&T फाइनेंस, RCL, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक हैं। आगे 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैले इस खूबसूरत स्थल में आश्चर्यजनक बुनियादी ढांचा और प्रकृति की मनमोहक सुंदरता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पुणे अर्थात महाराष्ट्र में स्थित है, अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 7 आपका है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नल शहर में भगवान श्री राम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी है, अर्थात आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, अर्थात डी नंबर यहाँ पे सही होगा। किस माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लागत यहाँ पे कितना लगा है? 500 करोड़ से अधिक, 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट 2.5 साल में पूरा होगा। आगे और भी हैं भारत के प्रमुख स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु कैंप पैगोडा की है और बेंगलुरु में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की है, जो पाली अर्थात राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिवनाथ द्वारा, जो राजस्थान में स्थित है। तो ये प्रमुख कुछ प्रतिमाएं थी। तो सबसे यहाँ जो आपके 7वें प्रश्न का उत्तर होगा, ये होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
राजस्थान या हरियाणा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका अरुणाचल। तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तो यहाँ पे आपका होगा तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। कहाँ की हैं? ए नंबर आपका दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस 2022 में सफलता हासिल की है। तेनजिंग यांकी ने 545वीं रैंक हासिल की और अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है। राबिन हिमू अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी बने। वो 1993 में एक आईपीएस अधिकारी के रूप में शामिल हुए। और भी 2023 की प्रथम जो महिलाएं राज्य में हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य में बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? अर्चना अंतराम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर जो नियुक्त हुई हैं वो हैं कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं रयाना वर्नावी। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? हेकानी जखालू। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? शांति कुमारी। वीरता पुरस्कार पाने वाली भी पहली ही महिला है आईएएफ अधिकारी दीपिका मिश्रा। तो इस प्रकार 2023 की जो प्रथम महिलाएं हैं कि महाराष्ट्र की जो बस ड्राइवर है अर्चना अंतराम, ये भी अपने महाराष्ट्र राज्य की पहली ही महिला है। और बटालियन कमांडर जो नियुक्त हुई है ये भी भारतीय सेना में, ये भी कर्नल सुचिता शेखर, ये भी पहली ही महिला है। सऊदी अरब की पहली ही महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना वर्नावी हैं। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक हेकानी जशालू हैं। तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी भी पहली महिला मुख्य सचिव हैं। और वीरता पुरस्कार पाने वाली भी दीपिका मिश्रा पहली ही महिला हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका कहता है 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? अर्थात 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई? तो देखिए आगे यहाँ पे आपका दिया गया है तेनजिंग यांकी। तो इस प्रश्न का जो 8वां प्रश्न था इसमें ए नंबर आपका सही हो गया, क्या? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए फिर आपका आया है 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 24वां कारगिल विजय दिवस 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई? तो जो 26 जुलाई है, 26 जुलाई 2023 को 24वां अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा 24वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। क्योंकि 26 जुलाई 2023 को ही 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 1999 को 60 दिन बाद कारगिल युद्ध में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सेना के शीर्ष कमांडर और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा ने कारगिल विजय दिवस में हिस्सा लिया। आगे अगला है आपका 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2024 में 14 में भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी। कौन सी घोषणा की? 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाएगा। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस, अर्थात ये क्या है? बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के सार और महत्व का प्रतीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपका 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में
सेना ने तख्ता पलट किया है। माली, नाइजर, केन्या, सोमालिया। तो हाल ही में जो अफ्रीकी देश है अर्थात जो तख्ता पलट किया है वो कौन है? वो है नाइजर। कौन सा है? नाइजर। यहाँ पे बी नंबर, हाल ही में नाइजर अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ के राष्ट्रपति जो थे, जो कि हटा दिए गए हैं इस समय, मोहम्मद बेजोम थे। 2021 में पहली बार लोकतांत्रिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। और आपका अफ्रीकी महाद्वीप में ही कालाहारी मरुस्थल है, अर्थात यही अफ्रीकी महाद्वीप में ही क्या है? कालाहारी मरुस्थल है। और जिब्राल्टर जल संधि जो कि क्या है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भी यहीं पे है, अर्थात अफ्रीकी महाद्वीप में, इसी अफ्रीकी महाद्वीप में ही स्वेज नहर पाया जाता है, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर के रूप में जानी जाती है। और यहीं पर ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है, आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ही। और कालाहारी मरुस्थल जो कि क्या है? बुशमैन जनजाति, जो आदमखोर जनजाति मनुष्य को कच्चा खाती है और दीपक को चावल के रूप में ग्रहण करती है। कौन जनजाति? अर्थात बुशमैन जनजाति ही ऐसी जनजाति है। आगे यहीं पर ऑरेंज अर्थात एक ऑरेंज नदी है, अफ्रीकी महाद्वीप में ही पाई जाती है। और तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सभी को काटने वाली जहाँ पे मिलती है ये कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलती है। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।